अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम ले आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर चौधरी, हु इज़ अ आई स्पेशलिस्ट। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। और आई एम ग्रेटफुल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज योर कंट्रीब्यूशन कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे लोगों को, पब्लिक को अवेयर करने के लिए मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर, एज यू नो कि आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या इसकी जो हेल्थ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि आईज हेल्थ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको लुक आफ्टर करना चाहिए डेली बेसिस पे? अच्छा, एक तो ये कि पहले आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप राइट फ्रॉम द बर्थ आप देखें तो बचपन में क्योंकि बहुत सारी ऐसी मरूसी बीमारियाँ हैं, चाहे वो कार्निया आँख के सामने वाला पर्दा है, रेटिना जो आँख के पीछे जो नूर वाला पर्दा जिसको कहते हैं, या कई दफ़ा काला मोतिया जो जेनेटिकली आगे ट्रांसमिट हो रहा है। इससे अगर पीछे जाएँ तो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, अगर जो बच्चे प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं लेस दैन 32 वीक्स है। तो इसके अलावा बहुत सारा हमारा जो जो इंसिडेंस है वो दैट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर, नज़र की कमज़ोरी। तो इन सारे जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड विद द जो ऑकुलर हैज़र्ड्स, तो उसमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो ये कि राइट आफ्टर द बर्थ के विजुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है एज रिगार्ड्स ऑफ ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिए हैं इनके लिए, क्योंकि अगर इनके टाइमली स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली इन सम ऑफ द केसेस कि आप परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब स्कूल का टाइम होता है तो स्कूल स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लेवल पे ये रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर इवन नज़र की कमज़ोरी है, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है या स्टिग्मेटिज्म है, जो नज़र की कमज़ोरी की वजूहात होती हैं, तो अगर उनका टाइमली आप उनको स्क्रीन या उनको मैनेज नहीं करेंगे तो बच्चों में जो आप ये कह सकते हैं कि एम्ब्लायोपिया, ठीक है, इरिवर्सिबल विजुअल लॉस हो सकता है। तो अगर उनको सो टाइमली स्क्रीन और उनको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40 साल के बाद की बात करें तो 40 साल के बाद ये है कि बहुत सारी डिजीज़ जैसे सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया, उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। 55 या 60 के करीब आके एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, वो दैट इज़ अनदर वन ऑफ द मेजर काजेस के जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे कई स्टडीज़ कहती हैं, या तीसरे नंबर पे विद मोर डायबिटिक पॉपुलेशन, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो शुगर जो है 40% जो है वो शुगर के मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है कि जो कि आँख की बनाई को, नज़र की जो बनाई है उसको मुतासर करती है। और उस 10 में से आप ये कह सकते हैं हर एक बंदा जो है वो लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। तो ये जो अब राइट फ्रॉम द बर्थ और फिर 40 साल के बाद और फिर ज़ाहिर है जो जिस तरह जो कई अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड है, शुगर और फिर ब्लड प्रेशर है, तो इनको टाइमली स्क्रीन करना और डायग्नोस करना और मैनेज करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अदरवाइज ये है कि वो विल एंड अप विद द डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके, सो अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों से रिलेटेड है कि यंग एज में आप स्क्रीनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा होते हो। आजकल के तो बच्चों का एक्सपोजर सोशल मीडिया पे, कार्टून्स देखना, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आपकी आइज़ पे ऑटोमेटिकली पड़ता है। तो उसके लिए फिर कहा जाता है आपके पास स्क्रीनिंग के लिए स्पेक्टिकल्स हैं जो आप यूज़ करो, उससे डैमेज कम हो जाता है, डैमेज कंट्रोल हो जाता है। तो इसके ऊपर आपका क्या? ये एक बहुत बड़ा आजकल हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा अब स्टार्ट ऑफ मसला बना हुआ है, और हमें इस पेरेंट्स को और आई स्पेशलिस्ट को और डॉक्टर्स को इस क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो उसकी रीज़निंग देखें, जब कोरोना आया तो ई लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग शुरू हुई, उसमें मजबूरी थी ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग की, लेकिन बच्चों ने उसको एक ब्लैकमेलिंग की हद तक ले लिया। अब होता ये कि अभी आजकल देखें छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, तो हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर बीइंग एन आई सर्जन बहुत सारे पेशेंट चेकअप के लिए आते हैं जो लोग अपने बच्चों को। तो अब देखें कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, एक तो आप वैसे ही आप एक सिंपल आप एक डायग्नोज आप देख लें कि वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होंगे, उनकी कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होगा, ठीक है, उनकी स्लीप भी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है, और बाज़ को आँख के अंदर सुर्खी खारिश वगैरह, पानी निकलना, इस तरह की कंप्लेंट, दर्द वगैरह की कंप्लेंट भी हो सकती है। अब इसी से बात आगे जो स्क्रीन की बात की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि हमारे पास अगर आई के आउटडोर में भी जो आते हैं पेशेंट, तो बाज़ का आते हैं जी कि आंख के अंदर सुर्खी, खारिश, दर्द, पानी निकलना है, साथ बैकिक भी है, नेक स्टिफनेस भी है। ठीक है, हम डिटेल्ड एवेल्यूशन करते हैं तो हम शुरू में हम सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी यूवेइटिस, ग्लाकोमा या आंख से रिलेटेड कोई ऐसी डिजीज़ है जिसको टाइमली मैनेज करना ज़रूरी है। लेकिन सारी एवेल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि उसकी आंख के अंदर कोई ऐसा इस तरह का कोई आकुलर या सिस्टेमिक एसोसिएशन रिस्क फैक्टर नहीं है जो आंख या बाकी जिस्म के इशू से रिलेटेड है। तो पता चलता है कि ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप या मोबाइल की शक्ल में ये प्रॉब्लम हुई है, और ये एक बाकायदा एक डिजीज़ की शक्ल इख्तियार करके जिसे CVS या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो मैं आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज एंड अर्ज टू द पेरेंट्स, अभी छुट्टियां भी हैं तो जाहिर है बच्चे और ज़्यादा ये इस गेम्स और इस तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको अब स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। नहीं तो अदरवाइज ये कि देखें, जापान में एक स्टडी हुई तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो बच्चे नॉर्मल है, जिनकी बनाई कोई ऐसा कोई उनको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से कई वेरी स्मॉल परसेंटेज को एक तो उनकी नज़र की कमज़ोरी बढ़ गई, दूसरा उनको कई जो आंख का टेढ़ापन भी, स्क्विंट भी कई लोगों को रिपोर्ट हुआ। और इसके अलावा जिन लोगों को कोई लेटेंट एलिमेंट या कोई रिफ्रैक्टिव एरर, नज़र की कमज़ोरी या टेढ़ापन है, वो तो इससे बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगा। तो इसका टाइम पे इसका इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट और फिर स्क्रीन को जो है वो एक मॉनिटर करना स्क्रीन के यूज़ को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें जो बड़ों में जिस तरह के IT के प्रोफेशनल हैं, उसमें प्रोफेशनली हम उनको मना नहीं कर सकते, उनकी जो प्रोफेशनल जो डोमेन है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उसमें उनको इस तरह की जो रिकमेंड किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है कि लाइक एक 20-20-20 रूल है। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखें, उससे उनका ये जो विजुअल साइकिल है, जो अकोमोडेशन से नियर नज़दीक देखने सॉर्ट ऑफ कई दफ़ा जो अकोमोडेटिव स्पैज़म हो जाता है तो वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट हो जाएंगे। ब्लिंकिंग, जब आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, ब्लिंकिंग आपकी कम हो जाती है, तो उससे आपको ड्राइनेस और इस तरह टीयर फिल्म भी आपकी डिस्टर्ब होती है, तो उनको ब्लिंक करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो देखिए, जो आजकल स्क्रीन का यूज़ हमारे प्रोफेशनल्स और जैसे IT के लोग हैं, उनका तो हर बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को। लेकिन ये जो मैंने कुछ टिप्स बताएंगे, और दूसरा ये कि जब अपने लैपटॉप यूज़ करने हैं तो एक तो ये कि आपकी बैठे हुए आपकी जो बैक है चेयर पे प्रॉपरली फिट इन होनी चाहिए, आपके दोनों पाँव जो है ज़मीन पे अच्छी तरह लगे हों, आप एक कंफर्टेबल पोस्चर हो, आपका स्क्रीन से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 से 28 इंच होना चाहिए, तो वो एक कंफर्टेबल। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लाइट बाहर खिड़की से आ रही है, ओवर हैंगिंग लाइट है, वो अगर स्क्रीन पे पड़ेगी तो वो आपको ग्लेयर पैदा करेगी। ठीक है, तो वो कुछ जो आपके डिवाइसेस हैं जो सोफिस्टिकेटेड हैं, उनमें तो एंटी ग्लेयर आपकी स्क्रीन्स होती हैं, और फिर कुछ में वो आप नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं। आपके इवन जो ब्लू लाइट है, क्योंकि हमारे ये जो मोबाइल्स हैं और आपकी जो स्क्रीन लैपटॉप है, ये LED टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ब्लू लाइट एमिट करेंगे तो आपको ब्लू लाइट इज डेंजरस फॉर द आईज। ठीक है, तो उससे ये कि इवन आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, जिस तरह मैंने कहा कि वो एजिटेटेड, चिड़चिड़ापन, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, और एक सॉर्ट ऑफ टायर्डनेस वाली फीलिंग, बैकिक, नेक स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर हम अपना जो ब्लू फिल्टर्स यूज़ कर सकें अपने गैजेट्स में, एंटी ग्लेयर स्क्रीन होनी चाहिए, ओवर हैंगिंग लाइट्स, आपका जो बॉडी अर्गोनॉमिक्स है इन द फॉर्म ऑफ पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी, अगर हम इनको मेक श्योर कर लेते हैं, और आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर आप इंश्योर करें कि आप कमरे में चाहे एक आराम से थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे तो आपका एक सॉर्ट ऑफ आप एक कंफर्टेबल एक पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, एज रिगार्ड्स ऑफ योर स्टेट ऑफ योर आईज एंड बॉडी। तो ये जो टिप्स हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करके अपनी रूटीन में, तो आप जो ऑकुलर हैजर्ड्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन है उससे अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। सो बेसिकली जो ग्लेयर स्क्रीन है या जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं, दे आर effective and they do protect your eyesight, but you have to take preemptive measures as well. जी बिल्कुल, protect yourself. Exactly. इसी से रिलेटेड मेरा आपसे अगला सवाल है
जो कि बेसिकली ये है, आजकल मैं ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, कलर्ड हैं, सिंपल हैं, और वो स्पेक्टिकल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया गया है। और कुछ जगह पे ये कहा जाता है कि अच्छा जो कलर्ड लेंसेज हैं वो हार्मफुल हैं, दूसरे वाले नहीं हैं। तो इस पे आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर टेक? देखिए वो अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो फीमेल में, जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है, उसमें जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस है दैट इज़ वेरी मच, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो उसमें देखें अगेन आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज टू द पब्लिक, ठीक है, कि एक तो ये कि आइदर यू शुड गो फॉर स्पेक्टिकल्स, आप पैनिक लगाएं और कॉन्टैक्ट लेंस को इवेंट्स तक महदूद करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आपके क्या करेंगे, मटेरियल से एलर्जी होगी, सोल्यूशन जिससे आप वॉश करने कॉन्टैक्ट लेंस उससे आपकी प्रॉब्लम होगी, और कई दफ़ा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाते उतारते नेल ट्रामा हो सकता है, तो अनहाइजीनिक, ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू अनफॉर्चुनेटली इन मेनी ऑफ द केसेस आपका वो कार्नियल अल्सर जख्म बन सकते हैं, और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ आप ये कह लें कि परमानेंट ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन बनती है दैट इज़ केराटोप्लास्टी। तो सो इसका एक तो ये कि आप पैनिक इस्तेमाल करें, इवेंट्स तक महदूद कर दें, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। फिर पहले तो अभी तो ये कि हमने लोगों को जिस तरह क्रेडिट अगेन टू गोज टू यू पीपल एंड मीडिया कि आप लोगों ने लोगों को एजुकेट किया। पहले तो लोग जो एक्सटेंडेड वियर लेंसेज थे रात को भी कई लोग लगा के सो जाते थे, तो उसका ये कि आप डेली वियर यूज़ करें और उसको भी सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करें फॉर द इवेंट्स, ठीक है, और बाकी आप पैनिक लगाएं। और अनदर ऑप्शन फॉर दिस पीपल कि आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेजर्स हैं, ठीक है, जो वेव फ्रंट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट लेजर्स हैं, रिसेंटली एडवांस वर्जन ऑफ लेजर्स हैं। तो वो ये कि जस्ट इन मिनट्स यू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें पेशेंट एक सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू है एज रिगार्ड्स ऑफ आप ये कह लें कि आपकी जो नज़र की कमज़ोरी के हवाले से। और उसमें जो भी मिथ पाई जाती हैं वो उसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये लेज़र इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, और जो एक सोफिस्टिकेटेड और रिसेंट एडवांस वर्जन्स हैं और सेफ हैं। ऑफ कोर्स इसमें एवेल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव, लेज़र से पहले कि वो लोग कौन से दे आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द लेज़र, तो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अगर ये पैरामीटर आपके नॉर्मल होते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग है कि आप यू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। और बाकी जिस तरह कॉन्टैक्ट लेंस आपको अगर करने भी हैं तो वो आपको बहुत यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड वेरी केयरफुल, क्योंकि दीज कैन इन सम ऑफ द केसेस हमारे पास केसेस आते हैं जो यंग जो लोग हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं और फिर ज़ाहिर ऑफ कोर्स उस तरह हाइजेनिक वो मेजर्स नहीं ले पाते, तो उनमें फिर कार्नियल अल्सर या इस तरह के बनाई मुतासर होने का वो इस तरह के वो सिनेरियो सामने आ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि लेज़र हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैबू है स्पेशली पाकिस्तान में यहाँ पे कि लोग जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, दे डोंट वांट टू गो टू दिस ऑप्शन जहाँ पे दे गो फॉर द लेज़र। वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाके मुल्क से बाहर जाके ये चीज़ करवा लें, क्योंकि यहाँ पे शायद अवेयरनेस नहीं है या लोगों को शायद उतना ट्रस्ट नहीं है। तो इसके ऊपर आप अगर देखिए अगेन आपका बड़ा वैल्यूएबल पर्टिनेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जिस एक डिफाइंड और एक सॉर्ट ऑफ कह लेंगे जो कॉम्पिटेंट एक ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशंस और जिस स्टेनुअस एक्सरसाइज और प्रोसेस से डॉक्टर्स गुजर के आते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है एक तो ये कॉम्पिटेंसी वाइज दे आर वेरी मच कैपेबल एज कम्पेयर टू द पीपल वर्किंग अब्रॉड। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो गैजेट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इक्विपमेंट है, जो टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ आकुलर और बाकी जो भी हमारी जो अमराज हैं जो जिस्म की, उनकी ट्रीटमेंट के लिए वही गैजेट्स और वही स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि दुनिया के बाहर के ममालिक में हैं। तो इसलिए जो एक एवेल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एवेल्यूशन के बाद ये कि आप लेज़र के लिए अगर आप फिट हैं तो फिर इससे बड़ी ब्लेसिंग ही क्यों नहीं है कि यू आर फ्री, आप ग्लासेस से आप निजात पा सकते हैं जस्ट इन मिनट्स।
तो लेज़र के बाद बेसिकली यू गेट 100% रिकवरी या कुछ बीच में होता है गैप मार्जिन नहीं, उसमें इनके ना लेजर में डिपेंड करता है कि आपका ग्लासेस का नंबर कितना है और कुछ प्री ऑपरेटिव पैरामीटर लाइक आप कह लें कि आपकी कार्नियल थिकनेस और प्यूपल डायमीटर और कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप अंडर कंसिडरेशन के बाद आप डिसाइड करते हैं कि दिस पेशेंट इज फिट फॉर लेज़र। तो अगर वो पैरामीटर सारे नॉर्मल हैं तो वो आप बिल्कुल आप 100% आप ग्लासेस फ्री हो जाएंगे इन अ मिनट, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को एन का नंबर ज़्यादा है उनके लिए कुछ लेज़र के अलावा कुछ और ऑप्शन है लाइक क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, तो उसके बाद ये है कि ऑफ कोर्स उनको भी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो असल चीज़ है इसमें जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं हाईलाइट कर पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि इसमें प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इवेल्युएशन ठीक है, आप नॉर्मल है, तो फिर देयर इज़ नो हार्म इन अंडरगोइंग लेज़र। सो इसके अलावा हमने बिल्कुल जब अपनी बात का आगाज़ किया था तो उसमें आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो ब्लाइंडनेस का एक प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। और अभी रिसेंटली शायद जो इंजेक्शंस लगते थे उन पे भी एक सर्टेन किस्म का बैन लगा है, तो उसके ऊपर क्या फर्दर अपडेट्स हैं? जी, एक तो ये कि अगेन मैं इस एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट दुखती रग पे हाथ आपने रखा है। वो इन दैट रिगार्ड के देखें, जिस तरह मैंने बात की पाकिस्तान पहले या तीसरे नंबर पे है डायबिटिक पॉपुलेशन। 40% लोग, रिपीट कर रहा हूँ इससे कि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, 40% लोग जो है वो बिनाई से मुतासर हो रहे हैं शुगर की वजह से, और उसमें से हर 10 में से एक आध बंदा जो है वो लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाएगा। अब इन मरीजों को वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर वाज कि इंजेक्शन जो आप ये कह लें बेवेसिज़ुमैब बहुत सस्ता था, उसकी कास्ट वाज अराउंड 1200 के करीब थी, और वो इंजेक्शन जो है पेशेंट को कई दफ़ा 3 लगते हैं, कई दफ़ा 6 लगते हैं और कई दफ़ा 20 से ऊपर भी लगाना पड़ जाता है आँख की कंडीशन के हिसाब से। अब वो क्योंकि इजीली अवेलेबल था, कॉस्ट इफेक्टिव था, हमारे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वो हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग थी। अनफॉर्चुनेटली एक वेंडर की उसमें आप ये कह लें कि उसमें उसके वेंडर के एंड पे ये आप उसकी गलती थी, पुअर डिस्पेंसेशन थी उसके इंजेक्शन की उसके एंड पे, और उसकी वजह से ये है कि तकरीबन 68 के करीब लोग जो अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड हुए। लेकिन उस पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सीएम थे उस वक्त, सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ, उन्होंने बड़ा इसको ज़बरदस्त टेकअप किया और इमीडिएटली इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनर किया। अब इसमें जो करने वाली चीज़ ये है कि अभी करंटली कि इस पर एक दो शिक ऐड कर देंगे, दैट इज़ लेमिनर एयर फ्लो, और दूसरा ये है कि इसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन बैन कर दी गई है। अगर आप बाहर के मालिक में देखें, चाहे बोस्टन में देखें, इंग्लैंड में, अमेरिका में, किसी भी जगह पे, ब्राज़ील में आप देखें, वहाँ पे ये बहुत सारी जगहों पे ऑफिस बेस्ड, थिएटर में नहीं ऑफिस बेस्ड इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो अंडर एसेप्टर मेजर स्टरलाइज कंडीशन में ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगता है, ठीक है। और लेमिनर एयर फ्लो की कोई किसी जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उन जगहों पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ पे लगाया जाता है, उसमें किसी भी जगह पे गाइडलाइन में नहीं है। तो इसलिए जो पहले भी जिस तरह अगेन गवर्नमेंट से आपके तवसत से ये एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हमारे यहाँ क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह उन्होंने इस मसले को टेक करके वेंडर को अरेस्ट करवाया, इस मसले को बड़ा अप्रिशिएबल मैनर में उन्होंने मैनेज किया। इसी तरह रिक्वेस्ट है कि अभी क्योंकि लोगों की जो बनाई, अब देखिए ना ये इंजेक्शन है, 68 ब्लाइंड हुए, लेकिन अभी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, उससे ज़्यादा, वो तो सिर्फ 68 थे जो ब्लाइंड हुए थे इंजेक्शन के वो जो पुअर फॉर्मुलेशन की वजह से। अब जो इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी ना की होने की वजह से थाउजेंड्स में, ठीक है ना, वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं और दिन ब दिन जो ब्लाइंडनेस है बढ़ रही है। इवन अब जो हम पर्दे का ऑपरेशन करते हैं वो भी ज़ाहिर है उसके रिजल्ट थोड़े बहुत जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो सो अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले इसको अप्रिशिएबल मैनर में टेकअप किया, अभी इसको टेकअप करके इसमें लेमिनर एयर फ्लो को किसी तरह अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो, क्योंकि ऑफ्थेल्मिक कम्युनिटी में, पब्लिक में एक बड़ा अनरेस्ट और एक थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो अगर ये इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी और इन सेंट्रलाइज्ड किसी फार्मेसी में प्रिपरेशन और इन अंडर एसेप्टिक मेजर्स इसकी डिस्ट्रीब्यूशन
और अगर ये लेमिनर फ्लोर अगेन के वो अगर ये क्लास निकल जाता है तो ये बहुत सारे लोग जो है जो बनाई से बच जाएंगे। सो डॉक्टर साहब, बेसिकली बिफोर एंडिंग इट आई वुड लाइक कि आप लोगों को टिप्स दें फॉर हेल्दी आईज, कि ऐसा हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हमारी आईज को हम हेल्दी रख सकें। अच्छा, उसमें अगेन जो मैं स्ट्रेस वही करूँगा, एक तो ये कि जो स्कूल स्क्रीनिंग, बचपन में स्क्रीनिंग जिस तरह मैंने बात की, और फिर 40 साल के बाद वक्तन फ़वक्तन मुआयना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों में कुछ फैमिली जो इनहेरिटेंस है कुछ डिजीज़ की, चाहे वो काला मोतिया की है, चाहे वो टेढ़ापन की है, या कार्निया या रेटिना की है, उनकी टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोबारा पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, शुगर जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हमारे पास शुगर से रिलेटेड जो बनाई इफ़ेक्ट होती है उस आते हैं, और वेस्टर्न की वजह से थोड़ा सा और हमारे लिए जो प्रॉब्लम जो है जो ये क्राइसिस एक बना हुआ है। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट करती है पब्लिक को, और वो हमें बिल्कुल वी आर वेरी मच होपफुल, और जिस तरह पहले उन्होंने किया है अभी इसी तरह करेंगे तो ये हमारा जो अगर क्राइसिस को ओवरकम करते हैं तो इसमें फ़ायदा जो है वो पुअर पब्लिक का होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। सो इसी से आज का हम जो अपना टॉपिक है उसको एंडिंग की तरफ लाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो कि हमारी हेल्दी आइज़ के लिए टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर सेल्फ अपडेटेड, एंड जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर ऑल होपफुल, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर एन हेल्दी लाइफ स्टाइल।